और बड़ी खबरों में बात होगी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने मरुधरा में बड़ा दांव खेला है। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बात होगी प्रदेशवासियों को मिलने वाली सौगात की। कल गहलोत कैबिनेट की बैठक है। इसमें पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने पर मुहर लग सकती है। बात होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने आज मेवाड़ का दौरा किया और कई सौगातों की झड़ी लगाई। और साथ ही बात होगी दौसा के लाल को अंतिम विदाई की। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सियासी गलियारों से यह खबर है, ओवैसी ने बड़ा दांव खेला है। यह बड़ी खबर है। मरुधरा की राजनीति में एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। मरुधरा में विधानसभा चुनाव यानी 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी ताल ठोकेंगे। यानी ऑफिशियली एआईएमआईएम 2023 का विधानसभा चुनाव मरुधरा से लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा राजस्थान में 2023 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगले 1.5 महीने में संगठन भी तैयार कर लिया जाएगा। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों के प्रोफाइल देखें और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में अपनी जो पार्टी है उसको लॉन्च कर रहे हैं। उनको लेकर के तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्या राजस्थान की तैयारी, किस तरह से यहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। तब राजस्थान में चुनाव लड़ा जा रहा है, बड़ी तैयारी है और 1.5 महीने में आपकी पार्टी लॉन्च हो रही है। आज से एक 1.5-2 महीने के अंदर ऑफिशियली तौर पर एमआईएम पार्टी की यहाँ पर राजस्थान स्टेट में शुरुआत की जाएगी। हम एक ऑफिशियल बॉडी को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद पूरी तैयारी इसके साथ हम लोग काम करते जाएंगे। और मुझे यकीन है कि राजस्थान में यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ की लोग एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर काफ़ी स्कोप है एक ऑल्टरनेट थर्ड फोर्स का, क्योंकि जितने भी मेरे जो जिम्मेदार हजरात से इंटरेक्शंस हुआ, जो थोड़ा बहुत मुझे पॉलिटिकल नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर कांग्रेस से भी बेजार हैं, बीजेपी से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए अब हम अपना यहाँ पर काम शुरू करेंगे और जाहिर है एक यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, यहाँ के कमज़ोर आवाम को एक वॉइस मिले, एक अच्छा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिले, ये हमारी कोशिश और ख्वाहिश है। ओवैसी साहब, यहाँ पर कोई गठबंधन की आपने कोई गुंजाइश है या कोई बातचीत है? सर, अभी इस सवाल का जवाब देना बहुत जल्दी होगा। पहले तो हमको अपनी पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए पार्टी का काम शुरू करेंगे, पार्टी की सब चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद वो तो नेक्स्ट लेवल पर है। अभी तो पहले तो हमको अपनी पार्टी के लॉन्च के लिए, पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। राजस्थान में एक तरह से अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद जयपुर आकर कर चुके हैं। देखना यह होगा कि अगला चुनाव कितना दिलचस्प होता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, देखिए मरुधरा में कई बार तीसरे धड़े ने खड़े होने की कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हो पाई। पिछले चुनाव से हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी ताल ठोक रही है, वो कुछ हद तक स्टैंड करती नजर भी आ रही है। लेकिन अब एक चौथा धड़ा भी उतरने वाला है। बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है सिनेरियो। अब देखिए, हालांकि 2023 अभी दूर है लेकिन चर्चाएं अभी जोरों पे है। ओवैसी की अगर ये बात करें, और ओवैसी की ये दूसरी यात्रा है इन दिनों में, और पहली बार जब आए थे तब उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं करी थी, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया से बात करी और विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में, उसमें अपनी पार्टी अलग बनाए जाने की भी बात कह दी है। यानी बहुत बड़ा बयान के तौर पर राजस्थान की राजनीति के लिहाज से दिया जाए ना, बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि राजस्थान की आबादी को देखते हुए लगभग 9% अल्पसंख्यक की आबादी के तौर पर मुस्लिम आबादी यहाँ पर काउंट होती है, और लगभग 34 से 36 सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम आबादी पूरी तरह से वोटों को प्रभावित करती है, पार्टियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लेकिन 15% सीटें ऐसी है जहाँ पर सीधा वर्चस्व भी रखती है, और 8 से 11 सीटें ऐसी है जहाँ पर पूरा वर्चस्व और वोट बैंक उनको ही माना जाता है, और जो वहीं से खड़ा होता है, जिधर ये वोट बैंक चला जाता है वो जीत जाती है। निश्चित तौर पे देखा जाए, ये तो एक वोटों की राजस्थान की गणित का सिनेरियो है कि इस मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट बैंक है वो उसका ये सिनेरियो है। लेकिन बीटीपी, आरएलपी, माकपा और राष्ट्रीय लोकदल के बाद अब सीधे तौर पर ओवैसी की जो पार्टी है वो भी यहाँ दस्तक देने वाली है।
क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया से बात करके गए उसमें ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में हाँ, लेकिन हमें देखना यह है कि वो कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं। क्या वो गठबंधन की संभावनाओं को तलाशेंगे? इसे लेकर तो साफ साफ रुख से पता चल रहा है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंटली ही चुनाव में उतरने वाले हैं। देखिए, दो तरह की राजनीति यहाँ पर देखी जाएगी आने वाले 2023 के चुनाव में, कि प्रदेश में बीजेपी का रुख किधर रहता है, कांग्रेस का रुख किधर रहता है, सोशल इंजीनियरिंग किधर किसका रट बैठती है। ये 2023 में जब चुनाव होंगे, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की घोषणा होगी तब होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जब ये ओवैसी का यहाँ बयान आया कि निश्चित रूप से वो सीधे तौर पर अगर जुड़ेंगे तो अपनी जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, जहां अल्पसंख्यक वोट के तौर पर काउंट होते हैं, वहां पर सीधे तौर पर जुड़ेंगे और वही जो सीटें हैं वही सीधे तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस। मैं कुछ पलों के लिए सुधीर आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी जी, धन्यवाद। अब देखिए, रूटीन का सवाल हो जाएगा, लेकिन अब कोई अगर नया धड़ा उतरना चाहता है प्रदेश की सियासत में तो आप तो स्वागत ही करेंगे। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को, चाहे उसका अस्तित्व किसी प्रदेश में कम हो ज्यादा हो, चुनाव मैदान में उतरने का एक तरह से उसको वैधानिक अधिकार तो है ही, उसको राजनीतिक अधिकार भी है कि वो अपनी किस्मत, अपने दल के जन आधार को देखे और चुनाव मैदान में उतरे। ओबीसी अगर लेकिन राठौड़ साहब, ये देखा है हमने, AIMIM ने तेलंगाना के बाहर जिस राज्य में भी दस्तक दी वहां पर इनडायरेक्ट फायदा आपको हुआ। आज इनसे भी पूछा गया असदुद्दीन ओवैसी से कि आपको तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। देखिए, अगर आप देखें, इनका इतिहास देखें, ये कांग्रेस के साथ इनका अप्रोक्स रूप से गठबंधन रहा। लोकसभा में एक एक बिल पर जिसमें ओबीसी और अपने विचार व्यक्त करते हैं तो लगता है कि राहुल गांधी के कोई बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। इसलिए इनका विचार, इनका सोच तो कांग्रेस के प्रति हमेशा सॉफ्ट रहा है। और वैसे अगर किसी भी दल के चुनाव मैदान में उतरने से किसी दूसरे दल को फायदा नहीं, लेकिन क्या आपके यहाँ पर एक भारी भरकम खिलाड़ी होने की वजह से सियासी फायदा वो उठा सकते हैं? देखिए, इसमें आज किसी चीज का आंकलन करना बेमानी है। राजस्थान के अंदर निसंदेह जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो माइनॉरिटी का वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है। उनका मोह भंग हुआ है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने उनसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी बहबूदी के लिए, उसकी प्रगति के लिए अब तक कोई किया नहीं। आज भी मदरसा टीचर मारे फिर रहे हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं। आज जिस प्रकार नाइंसाफी इनके साथ हुई। लेकिन राठौड़ साहब, मुझे एक बात समझाइए। जैसे कि आपकी सियासत का एक तरीका होता है, AIMIM की भी सियासत का एक तरीका है। आप बात करते हैं सबका साथ की, लेकिन AIMIM की एंट्री के बाद सबका साथ लेना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, अभी एंट्री उनकी हुई नहीं। उन्होंने पहली बार राजस्थान की सरजमी पर राजनीतिक धरती तलाशने के लिए अपने कदम रखे हैं। उनके ये कदम किस रुख की ओर बैठे हैं, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि अब राजस्थान का मुसलमान, उसमें कट्टरता वो कट्टरता नहीं है जो दूसरे के सूबे के मुसलमान में हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्याम खानी मुसलमान नहीं राठौड़ साहब, लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ी आपकी पार्टी के एक चेहरे को प्रदेश के एक जिले के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहने की? किसी ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर इतिहास ये कह रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के महबूब नेता स्वर्गीय भैरव सिंह के प्रति, आपको ध्यान होगा, लाज खानी क्याम खानी एक बार चला था, सम्मेलन करने की बात चली, सम्मेलन हुए भी थे। और मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। देखिए, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हाँ, नमस्कार। प्रताप सिंह जी, AIMIM की एंट्री कैसी देख रही है कांग्रेस इसे? देखिए, हर व्यक्ति को, पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और राजस्थान में भी कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो सबका स्वागत है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़े। इसमें कांग्रेस पार्टी तो सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी तो हर पार्टी का डेमोक्रेसी। क्या ध्रुवीकरण की पिच तैयार नहीं हो रही धीरे धीरे? नहीं, ध्रुवीकरण कहीं नहीं। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस वो पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म पे सब चलते हैं। इस देश में जो लोग ध्रुवीकरण की बात करते हैं, देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर जाति धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ी। आज देश के विकास का रास्ता सब जाति धर्म के लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया।
सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अपने अपने तरीके से बात करते हैं। कांग्रेस तो वसुधैव कुटुंबकम की भाषा की बात करती है। कांग्रेस हर जाति धर्म को साथ में लेकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर काम करती है। लेकिन मरुधरा की जमीन ओवैसी के लिए उर्वरक नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का इस देश की डेमोक्रेसी में अधिकार दिया है। और दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक रहा है और बीजेपी जिस रास्ते पर चलकर राजस्थान में ये समझती है कि हम वोट ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये तय हो गया देश में कि बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव से पहले जो पार्टी वादे करेगी वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने, राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो वादे चुनाव से पहले किए वो सारे पूरे किए। देश इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार के धोखे से, बेईमानी से और जनता के साथ जो अन्याय किया उससे परेशान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रताप सिंह जी, आप मेरे साथ प्लीज बने रहें। राजेंद्र राठौड़ जी भी मेरे साथ हैं। राजेंद्र राठौड़ जी, देखिए, ये हमेशा से आप पर आरोप लगते रहे, जिस तरह से आपकी रणनीतियां नजर आती हैं, आपके नेताओं के बयान नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चलिए मीडिया की उपज है, लेकिन फिर भी अब AIMIM अगर आती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ध्रुवीकरण की पिच तो आपके लिए हमेशा से मुफीद रही है? देखिए, AIMIM अगर आती है तो ये भविष्य के गर्भ में है कि राजस्थान की राजनीति में उसकी कितनी दखलंदाजी होती है, किस प्रकार का ध्रुवीकरण होता है। परंतु ये बात शाश्वत सही है कि अब कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक, जो माइनॉरिटी का वोट बैंक था, वोट बैंक था, वो भी कांग्रेस की नीतियों से रुष्ट होकर और कांग्रेस की मौजूदा, तो उसका फायदा किसे मिलेगा? फायदा आपको मिलेगा, पार्टी को है ना? फायदा अगर उनका मोह भंग होता है तो फिर ऐसे में ये सवाल तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि वो आपकी टीम भी क्यों नहीं है? देख, वो तो आप लोकसभा में उनके हर डिबेट को देख लीजिए कि कौन किसकी ए टीम के साथ खड़े होते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं, सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, प्रतिपक्ष में खड़े होते हैं, वो तो सब आईने की तरह साफ बात है, इसमें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रताप सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, जब भी रणनीति बनेगी या आप जब रण सजते देखेंगे, दिमाग में ये तो याद रखेंगे कि AIMIM क्या क्या करने वाली है, ये तो रखना पड़ेगा। एक बात आप तय कर लेना, देश इस वक्त मोदी सरकार के धोखे से, झूठ और फरेब से परेशान है। चुनाव से पहले जो इन्होंने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, इनका तिलिस्म टूट गया, इनकी जादूगरी खत्म हो गई। अभी जमानत वल्लभ में और तीसरे नंबर पर आए दरियावद में। ये सारे डायलॉग बीजेपी वालों ने वहां पर बोले थे। ठीक है, जो मोदी जी जीत का कारण बने वही हार का कारण बनेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरे देश के साथ पूरा नहीं किया। ठीक है, तो बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी का ग्राफ कम हो रहा है। शुक्रिया प्रताप सिंह जी और राजेंद्र राठौड़ जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे सहयोगी सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, आपने भी ये पूरी बातचीत सुनी होगी जो मैं कर रहा था राजेंद्र राठौड़ जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी से। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रदेश के एक हिस्से को हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश करती हमें दिखी है। आप इसे मीडिया की उपज नहीं कह सकते। वहीं हमने ये भी देखा कि मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द उछाले गए संभावनाओं को तलाशने के लिए, उसी जमीन पर जहां पर शहरों की सरकार में परिसीमन को अपनी हार की वजह बताई जाती है। मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि हम बेसिक मुद्दों से हटकर अब दूसरे मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करेंगे अगले चुनाव में। देखिए, निश्चित तौर से ओवैसी राजस्थान में एंट्री पाते हैं और वो चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपने राजेंद्र राठौड़ जी से पूछा सवाल, किसका फायदा किसको होगा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि फायदा किसको होने वाला है, नुकसान किसको होने वाला है। लेकिन 2023 में जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उसका रुख क्या रहने वाला है, पार्टियों की सोशल इंजीनियरिंग क्या रहने वाली है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि दोनों ही पार्टियों में किसी एक पार्टी को फायदा होगा तो किसी एक पार्टी को नुकसान होगा। और ओवैसी क्या रुख अपनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बोला जाता है विपक्ष के तौर पे लोकसभा में वो अपनी बात रखते हैं, तो विपक्ष की एक सुर में आवाज होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ चुनाव की अलग बात होगी। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और देखिए, कल का दिन बेहद अहम होने वाला, एक बड़ा फैसला हो सकता है जिसकी ओर प्रदेश भर की निगाह लगी हुई है। बड़ी खबर है, कल गहलोत कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। हालांकि बैठक के समय में बदलाव हुआ है। कल शाम 6 बजे अब कैबिनेट की बैठक होगी और उसके ठीक 45 मिनट बाद, पौन घंटे बाद, 6:45 पर मंत्री परिषद की बैठक होगी। वैसे तो एजेंडे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए, निगाह लगी हुई है इस बात पर कि हाल ही में जो संकेत सीएम गहलोत ने दिए थे कि हम वैट घटाने पर विचार कर रहे हैं, क्या उस पर मोहर लग पाती है? डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने
से जुड़ा फैसला संभव है कि कल इस मीटिंग में ले लिया जाए। मरुधरा में कम होगी पेट्रोल डीजल की आंच। वैट घटाने पर कल बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में लगेगी फाइनल मुहर। कई राज्यों के बाद मरुधरा में भी अब पेट्रोल डीजल की आंच थोड़ी कम होगी। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद गहलोत सरकार भी प्रदेशवासियों को राहत देने जा रही है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में वैट घटाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। कैबिनेट में और मंत्री परिषद की बैठक में बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे। जो भी संभव होगा वो हम लोग फैसला करेंगे। हमारे पड़ोसी राज्यों में और हमारे में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। अनावश्यक हमें हमारे ऊपर आरोप लगते हैं हम कम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम मांग जो कर रहे हैं वो हर आदमी समझ नहीं पाता। जब तक कि आप गहराई में नहीं जाएगा वो समझ नहीं पाता। हमारी मांग है कि आप जो कम करोगे उसके अनुपात में हमारा सतह कम हो जाएगा। 3,500 करोड़ रुपये कम होंगे वो किसे कहते हैं, वो में मंजूर है और जनता का भला हो जाएगा। और हम कम करते फिरेंगे तो कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा कम होगा। कोरोना काल के बाद राज्य की आर्थिक हालत खराब है। साथ ही केंद्र से राज्य के हिस्से का पैसा भी समय पर नहीं मिल रहा। ऐसे में वैट में फिर कटौती का सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। राज्य की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखें तो वैट में कटौती का बड़ा असर राज्य के रेवेन्यू कलेक्शन पर पड़ेगा। राज्य का 22% राजस्व पेट्रोल डीजल के वैट से आता है। इसी साल जनवरी में राज्य सरकार ने 2% वैट कम किया था। इससे राज्य सरकार के राजस्व में 1,000 करोड़ की कमी हुई थी। वहीं राज्य का केंद्र के पास करीब 5,963 करोड़ भी अटका हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री जी कल मीटिंग ले रहे हैं कैबिनेट की। उन्होंने इशारा भी किया है कि भाई वेट को लेकर उस पर डिस्कस करेंगे। तो मुख्यमंत्री खुद एक्सपीरियंस्ड हैं, तो गहलोत साहब निश्चित रूप से खुद बयान दे चुके हैं। तो वेट पर विसंगति दूर करना वो चाहते हैं, क्योंकि लेकिन ये सब काम केंद्र सरकार को एक नीति बना देनी चाहिए। पूरी एक्साइज ड्यूटी खत्म करें और पूरे देश में पेट्रोल डीजल की एक रेट निर्धारित कर देंगे। पेट्रोल डीजल की रेट तो अपने हाथ में ले ली और फिर वो राज्यों पे दबाव बनाते हैं बाद में। तो आप तो वसूली कर रहे हो ज्यादा टैक्स, और राज्यों के पास जो संसाधन है, यहाँ पे तो इलाज भी फ्री है, जांच भी फ्री है, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन भी है। वैट कम करने को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं जनता भी पेट्रोल डीजल पर राहत का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार कैबिनेट बैठक के मंथन के बाद कितनी राहत का ऐलान करती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट कम करने को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए 2 तस्वीरें हैं। पहली टोक की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने डाक बंगले में धरना देकर प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और दूसरी तस्वीर झुंझुनू जिले की, तेल पर जनता को राहत देने की मांग को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बात करते हैं वडोदरा के अनलॉक होने की। प्रदेश में आज से पूरी क्षमता के साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुल गए। एक बार फिर इन शैक्षणिक संस्थाओं में रौनक बढ़ी है। टीवी स्क्रीन पर इसकी 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा की तस्वीरें हैं, सीकर, भरतपुर और बीकानेर की ये तस्वीरें हैं। और इधर बीकानेर में पिछले 2 साल से बंद सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज सब जगह रौनक लौट रही है। सरकार की ओर से सभी स्थानों को खोले जाने को लेकर लोगों में राहत दिख रही है। बच्चे भी अब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई करने में जुटे हैं। वहीं मनोरंजन के शौकीन भी अब सिनेमा हॉल पहुंचने लगे हैं। 2 साल के बाद अब कोरोना में जिस तरह से राज्य सरकार ने छूट दी है, ऐसे में अब बीकानेर शहर में भी सिनेमा घरों को और स्कूलों को और मॉल्स को खोल दिया गया है। और बीकानेर के सिनेमा घरों में भी अब एक तरह से वापस रौनक लौटने लगी है। तो वहीं स्कूलों में भी जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में अब आने लगे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते लंबे समय से इन सभी
स्थानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सिनेमा के जो शौकीन लोग हैं वो अब सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में सिनेमा घरों में भी जो है लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं स्कूलों में भी अब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं। सरकार की ओर से कोरोना की जो थर्ड वेव है उसको देखते हुए गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, जिसकी पालना सभी स्थानों पर करवाई जा रही है। लेकिन लंबे अरसे के बाद से इन सब चीज़ों में मिली छूट के बाद अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है और ऐसे में मॉल्स में और जो सिनेमा घर हैं और जो स्कूल्स हैं उनमें भी अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और जो मनोरंजन की बात थी लोगों की वो भी पूरी तरीके से हो रहा है। तो वहीं जो बालकों की शिक्षा बाधित थी वो भी अब पूरी तरीके से हो रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और एक बात जरूर कहेंगे कि बंदिशें जरूर हटी हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है, इसलिए अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखें। कोरोना से जंग इस वक्त भी जारी है। खबर दिल्ली से है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि आदिवासी समाज भी पीएम के साथ है। 47 रिजर्व आदिवासी सीटें हैं और आने वाले 2024 में आज 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आने वाले समय में आगे और बढ़कर 47 में से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर आएंगे, इसलिए कि आदिवासियों की असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। मोदी जी ने अनेक गरीब कल्याणकारी कार्य आदिवासी समाज के लेके है। एकलव्य मॉडल हो, वन बंधु योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, पक्का मकान देने की योजना हो, ये सारी योजना आदिवासियों के लिए बनी है। आदिवासियों को लाभ मिल रहा है। इससे मैं कह सकता हूँ कि जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का जो फैसला किया है, सब जन की तरफ से मैं उनको आभार। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की बैठक आज जैसलमेर के निजी होटल मैरियट में संपन्न हुई। यह बैठक राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति कमेटी के चेयरमैन टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें राज्यसभा संसदीय समिति के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। एनएचएआई और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कार्यों की समीक्षा की गई। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के भारतमाला प्रोजेक्ट का भी रिव्यू हुआ। अभी मेन मोटिव आपको पहले हम विजिट कर रहे हैं प्लेसेस, एंड वो विजिट करने के बाद क्या क्या डिपार्टमेंटल मिस्टेक्स है स्टेट गवर्नमेंट साइड और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फाइंड करने को ईजी होता है। तो जनरली आवर कमिटी इज एडवाइजरी कमिटी, so we advise a number of things in the course. पार्लियामेंट में बिल, एनी बिल हैज टू मूव, पहले हमारा कमिटी को आता 99% हमारा कमिटी का था, हम रिव्यू करने के बाद वो पार्लियामेंट को जाएगा बिल फॉर्मेशन। तो फिर काफी विचार भारत सरकार की तरफ से एएसआई कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उनके साथ हमारी काफी कॉन्टिन्यूअस मीटिंग्स चल रही है कि कंजर्वेशन कैसे की जाए और कैसे इस किले को बचाया भी जाए, पर एट द सेम टाइम कौन सी वो जन सुविधाएं हैं जो कि पर्यटक को चाहिए होंगी। तो उस पर काफी कार्य आगे भी आप देखेंगे होता हुआ।